इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है आपके? सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। और जो लॉजिक है हमारे सब्जेक्ट का वो है सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। 8 चैप्टर्स इसके अंदर हम लोग को पढ़ने हैं। 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 8 चैप्टर्स इसके अंदर अपन को पढ़ने हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको 7th पेपर पास करना है तो आपको एसएम में स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईआईएस में जनरली ऐसा कहते हैं, ठीक है, जनरली ऐसा कहते हैं कि आप पढ़ लोगे उसके बाद भी आपको बहुत मुश्किल होगी उसको रिटेन करने में, और एग्जाम में जाके उसमें याद होगा पता नहीं कितना आपको, ठीक है। सो जनरली ऐसा कहते हैं कि एसएम को आपको स्कोरिंग बनाना ही पड़ेगा अगर आपको ईआईएस एसएम का पेपर निकालना है तो, ठीक है। सो 8 चैप्टर्स जो हैं उनको आपको स्कोरिंग करना ही पड़ेगा। इन 8 चैप्टर्स की साइज अगर आप देखो तो ईआईएस के 2 चैप्टर्स की साइज के बराबर है, ठीक है। इन 8 चैप्टर्स की साइज अगर देखो तो इन ईआईएस के 1 या 1.5 या 2 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हो कि ईआईएस में 5 चैप्टर्स है लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट एसएम। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फंडा, आपने 2 शब्द तो सुने होंगे ना, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी। सो हम लोग जो शुरुआत करेंगे डेफिनेशन नंबर 2 एंड डेफिनेशन नंबर 3, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट, ये 2 डेफिनेशन हम लोग को मेनली डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले हमें एक डेफिनेशन दे रखी है, कौन सी? बिजनेस पॉलिसी क्या होती है सर। तो पहले एक बार इसको भी निपटा देते हैं, बिजनेस पॉलिसी को, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है डेफिनेशन के अंदर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत लॉजिकल डेफिनेशन है। सुनो सर, व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी क्या होती है, सुनना आप ध्यान से सब लोग। बिजनेस पॉलिसी का मतलब है, नाम से भी क्लियर है सर, एक बिजनेसमैन क्या बनाता है? पॉलिसीज बनाता है। काय के लिए पॉलिसी बनाता है वो बिजनेसमैन? ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके। भाई कोई नियम होते हैं, कोई कायदे होते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, जिम्मेदारियां फिक्स करो, किसके क्या फंक्शंस होंगे, किसके क्या जिम्मेदारियां होंगी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। डिसीजन कौन लेगा, किस तरह से दिशा निर्देश आगे बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर कैसे होगा, ये सब दिशा निर्देश किस में कवर हो जाते हैं? ये सब दिशा निर्देश कवर हो जाते हैं किसके अंदर? ये सब दिशा निर्देश कवर हो जाते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लॉजिक के अंदर। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इसकी बिजनेस पॉलिसी की, कि व्हाट इज अ बिजनेस पॉलिसी। सो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एज गिवन बाय क्रिस्टियन एंड अदर इज, सिंपल डेफिनेशन है, सुनो। डेफिनेशन क्या कहती है बिजनेस पॉलिसी की? बिजनेस पॉलिसी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ द फंक्शंस, स्टडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सेकेंड इज द स्टडी ऑफ कि क्या क्रूशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो बिजनेस के सक्सेस को इफेक्ट कर सकती हैं। और तीसरा, डिसीजंस जो डिटरमाइन करते हैं, डिसीजंस जो डिटरमाइन करते हैं, किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? डिसीजन जो डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को उसके अकॉर्डिंगली क्या कर लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर को उसके अकॉर्डिंगली शेप कर लेते हैं। तो मैं वापस बोल रहा हूं डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान से सुनने का सब लोगों को, ओके। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले अपने को समझना है। तो सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कि सर बिजनेस पॉलिसी होता क्या है। डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझना इस तरह से। सर बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी इज अ स्टडी, इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ, पहला पॉइंट, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। पॉलिसी के अंदर बिजनेसमैन अगर पॉलिसी बना रहा है तो उसमें क्या क्या होगा? सीनियर मैनेजमेंट जो है वहां के, उनके फंक्शंस होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। सेकंड, कौन सी ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम आ सकती है, क्रूशियल प्रॉब्लम्स कौन सी है जो बिजनेस के सक्सेस को इफेक्ट कर सकती है, जो बिजनेस के सक्सेस को इफेक्ट कर सकती हैं, जो बिजनेस के अच्छे चीजों को इफेक्ट कर सकती है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए पॉलिसी बनती है। और तीसरा लिखा है डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन। अब इसके अंदर वापस 2 पॉइंट है। डिसीजन के अंदर वापस 2 चीजें, डिसीजन जो डिटरमाइन कर रहे हैं 3-1 डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसे डिसीजन 3-2 जो उसके फ्यूचर को क्या कर सकते हैं? शेप कर सकते हैं, उसके फ्यूचर के ढांचे को बदल सकते हैं। ऐसे डिसीजंस के लिए जो हम लोग क्या बना रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस पॉलिसी। ये डेफिनेशन एक डेफिनेशन है, ऐसे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग दिए, मॉड्यूल में से एक डेफिनेशन हमने उठाई है कि क्रिस्टियन एंड अदर्स ने डेफिनेशन जो दी है बिजनेस पॉलिसी की, वो क्या दी है?
सर वापस सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वैसे ये डेफिनेशन ऐसी कोई काम की नहीं, याद करने जैसी है नहीं, बट ठीक है, शुरुआत ऐसी होती है स्टडी मटेरियल में, तो हम भी इसी तरह से शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज अ बिजनेस पॉलिसी। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, शुरू करें, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सर बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी एक स्टडी है, किसकी? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके? सीनियर मैनेजमेंट के। कौन कौन सी क्रूशियल प्रॉब्लम्स जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, सक्सेस को अफेक्ट कर सकती है, उन प्रॉब्लम्स की स्टडी। और तीसरा, उन डिसीजंस की स्टडी जो डिटरमाइन करते हैं कि किस दिशा में ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी और कैसे उसका फ्यूचर शेप होगा, वो डिसीजंस की स्टडी भी कहलाती है बिजनेस पॉलिसी। So that is the starting point of this topic, that is the starting point of this chapter, what is a business policy। इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे, अब से शुरू होगा अपना एक्चुअल टॉपिक, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो एक तो वर्ड मैनेजमेंट से शुरू करना है और एक वर्ड स्ट्रैटेजी पे धर पकड़ करनी है अपने को, ठीक है? तो इन दो शब्दों से अपने को शुरू करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू वर्ड्स, ठीक है? इन दो शब्दों को अपन शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कंफर्ट के लिए, ताकि आप लोग को और क्लैरिटी के साथ ये स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है? ताकि सेटिस्फैक्ट्री हम लोग अच्छे से पढ़ भी पाएंगे उसको, ठीक है? चलो तो ध्यान से सुनो, लेट्स बिगिन। व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इस कहानी से अपने को शुरुआत करनी है, और इस टॉपिक की शुरुआत में यूं करूं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन दो शब्दों से जुड़ा हुआ है अपनी लाइफ में। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बाहुबली हो, चाहे विराट कोहली हो, सब लोग इस वर्ड से जुड़े हुए हैं। कैसे? बाहुबली ऐसे जुड़ा हुआ है कि उसको स्ट्रैटेजी बनानी थी कि कैसे वो सामने वाले वो जो कालू सिंह है उसको मारेगा। उसके लिए उसको पॉलिसी बनानी थी, उसके लिए उसको स्ट्रैटेजी बनानी थी, और उस स्ट्रैटेजी को मैनेज करना भी जरूरी था, क्योंकि कालू सिंह भी खतरनाक था, ठीक है? उसकी लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आती थी, पर वो सामने वाला व्यक्ति भी खतरनाक था। तो हमें स्ट्रैटेजी बना के स्ट्रैटेजी को ढंग से मैनेज करना दोनों आना चाहिए। विराट कोहली भी स्ट्रैटेजी बनाता है कि भाई किस प्लेयर को कैसे आउट करना है, इस बैट्समैन को कैसे रोकना है बॉलिंग करते समय, लेकिन कभी कभी वो स्ट्रैटेजी उल्टी भी पड़ जाती है, तो उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। दोनों वर्ड अलग अलग पढ़ेंगे अपन अभी। मैं स्ट्रैटेजी क्या बना रहा हूँ? मुझे आपका कोर्स कैसे कंप्लीट कराना है टाइमली, ताकि आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ कोर्स आराम से हो रहा है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? आराम से कर भी सकते थे, बट ठीक है चालू कर दिया हम लोगों ने, ताकि फ्लो आराम से स्मूथली बैठ जाएगा हमारा। और आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि सर हमें एग्जाम में क्रैक कैसे करना है, एग्जाम पास कैसे करना है, उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको कम फोकस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाता ही है, और उस स्ट्रैटेजी को हमें मैनेज भी करना पड़ता है, ठीक है? तो अपन अभी दोनों वर्ड अलग अलग पढ़ रहे हैं, अभी दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है? फिर इसके आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करके पढ़ेंगे, ओके? सो सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं मैं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर व्हाट इज मैनेजमेंट। पहले तो मैनेजमेंट का मतलब बता देता हूं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पीटर ड्रकर ने दे रखी है, और पीटर ड्रकर की डेफिनेशन ये कहती है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक फंक्शन है, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट एक टास्क है जो आपको करना है। मतलब मैनेजमेंट के 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ, सर मैनेजमेंट एक फंक्शन है। ये तो हमने पढ़ा भी था, याद करो 12th में क्या पढ़ा था, ये तो पढ़ा था। मैनेजमेंट के जो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सारे क्या थे? ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन। तो मैनेजमेंट खुद एक इन सबका मोटा फंक्शन है। दूसरा, सर मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब होता है बच्चों, ये एक अलग सी फील्ड है, ये अलग से एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोल लो, एक सब्जेक्ट है। आपने देखा ना एमबीए होता है, मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट डिग्रीज मिलती है, ठीक है? सो मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट, हाउ टू मैनेज थिंग्स इज अ सब्जेक्ट। और एक जनरल भाषा में अपन क्या बोलते हैं? सर इसको मैनेज करो। मैनेज करो मतलब ये टास्क आपको करना है, ये टास्क आपको ढंग से करना है, ठीक है? सो इट इज टास्क टू बी डन ऑल्सो। सो 3 अर्थ है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट एक फंक्शन भी है, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है, मैनेजमेंट एक टास्क है जो आपको पूरा करना है। और जो मैनेजर है ना, मैनेजर वो क्या करता है? वो इस फंक्शन को तो कैरी आउट करता है, फंक्शन को हमेशा कैरी आउट, प्लानिंग कैरी आउट करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है। डिसिप्लिन हमेशा सब्जेक्ट की क्या होती है? प्रैक्टिस। इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करना है, ठीक है? मैनेजमेंट कोर्सेज एमबीए करने के बाद उसको प्रैक्टिकली मैनेज करना है चीज़ों को। और टास्क जो आप कर रहे हो उनको आपको डिस्चार्ज करना है, उनको आपको पूरा करना है। तो इन सब के शब्दों के साथ इसका मीनिंग भी जोड़ दिया कि डिसिप्लिन अगर है, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट की, उस थ्योरी की आपको क्या करनी है? उसकी प्रैक्टिस करनी है।
जैसे हम लोग अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करेंगे। फंक्शन है तो फंक्शन को तो कैरी आउट करना है, और टास्क अगर आपको दिया गया है कोई और उसको मैनेज करने के लिए बोला गया तो आपको उस टास्क को डिस्चार्ज करना है, उस काम को पूरा करना है। सो ये डेफिनेशन याद हो गई, कितनी ईजी है, ऐसे लॉजिक से याद भी कर लो। मैनेजमेंट इज व्हाट, सो इट्स अ फंक्शन, फंक्शन को क्या करना है, कैरी आउट। सो इट्स अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को क्या करना है, प्रैक्टिस। इट्स अ टास्क टू बी डन, टास्क टू बी डन को क्या करना है, डिस्चार्ज। दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। कंफर्टेबल, ईजी। चलो हंसी रखो, चेहरे पे स्माइल रखो, ठीक है। पढ़ते समय ऐसे सड़ू मुंह बना के मत पढ़ो, ठीक है। चाय पी लिया करो अगर नींद आ रही है तो, ओके। व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजी क्या होती है। नाउ स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, और ये टॉपिक भी अच्छा है, ध्यान से सुनना। हिंदी मतलब स्ट्रैटेजी का व्यू रचना होता है। इस सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या है, व्यू रचनात्मक प्रबंधन, ठीक है। व्यू रचनात्मक प्रबंधन। सो स्ट्रैटेजी इज ए व्यू रचना, इट्स अ षड्यंत्र भी बोल सकते हैं। शकुनी मामा भी यही करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे सामने वाले को हराने के लिए, ठीक है। तो एक चाल होती है, एक षड्यंत्र भी हो सकता है, एक व्यू रचना भी आप बना रहे हो, एक स्ट्रैटेजी भी बना रहे हो। स्ट्रैटेजी वर्ड के बहुत सारे मतलब है। ये क्यों बनाते हैं, ये क्या है कुछ भी नहीं सर, ये एक प्लान ही है। ये एक प्लान है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपना उद्देश्य कैसे अचीव करूं, और उस उद्देश्य को पाने के लिए एक व्यू रचना बना रहा हूं। एक बेसिक प्लान, एक बेसिक प्लान। इस प्लान के अंदर हमने क्या कर रखा है पता है, इस प्लान के अंदर हमने हर कड़ी को जोड़ रखा है, जो कड़ियां अलग 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 है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी होती है क्या, कि उसको ये अचीव करना है, तो उसके लिए उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाता है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाता है, और उन सारी स्ट्रैटेजीज में वो क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, उनको जोड़ के रखता है। एक ही स्ट्रैटेजी बन रही है पूरी, पर इन सबको जोड़ के बन रही है, यूनिटी के साथ बन रही है। इसीलिए डेफिनेशन में 3 शब्द आपको मिलेंगे। विलियम एफ ग्लुक की डेफिनेशन है, क्या बोलती है सर, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड, एक साथ, कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण, और इंटीग्रेटेड मतलब सारे डिपार्टमेंट, सारे इसके छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक प्लान बना रखा है हमने। और ये प्लान हमने क्यों डिज़ाइन कर रखा है, ताकि ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटिटी का वो अचीव हो जाएगा। यही तो स्ट्रैटेजी है। अरे बच्चों, स्ट्रैटेजी बनाते ही क्यों हैं? आपने स्ट्रैटेजी जो बनाई क्यों बनाई, ताकि आप एग्जाम पास कर सको ना। अब वो स्ट्रैटेजी यूनाइटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया आपने, और सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ा है आपने कि इसमें इतना समय लगेगा तो मेरे को इसमें इतना समय देना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लगेगा तो इसमें कम देना है, ठीक है। सो इट्स साथ में बोलोगे, इट्स अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान। जो डिज़ाइन क्यों किया गया है, टू एश्योर कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटिटी का, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का, वो अचीव हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी कौन से लेवल पे बनती है बच्चों, किस लेवल के लिए बनती है? तो ये हर लेवल के लिए बनती है, चाहे कॉर्पोरेट लेवल हो मतलब टॉप लेवल हो, चाहे डिविजनल लेवल हो मतलब मिडिल लेवल हो, चाहे फंक्शनल लेवल हो चाहे मतलब लोअर लेवल हो, ठीक है। ये टेक्निकली टॉप मिडिल लोअर नहीं है, इसके भी लॉजिक अपन समझेंगे। आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल कैडबरी है, तो कैडबरी का टॉप लेवल होता है जो उसके CEO CF होंगे। फिर कैडबरी के वापस क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स, डिविजन्स। जैसे डेयरी मिल्क एक प्रोडक्ट है कैडबरी का, बोर्नवीटा एक प्रोडक्ट है कैडबरी का, 5 स्टार एक प्रोडक्ट है कैडबरी का, ठीक है, ओरियो एक प्रोडक्ट है कैडबरी का, ठीक है। ये कैडबरी हो गया ऊपर, ये ऊपर क्या हो गया, कैडबरी। ये तो कैडबरी के जो मैनेजर्स हो गए ऊपर, जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, उनको तो कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल। ये जो प्रोडक्ट्स हो गए इनको बोलते हैं डिविजनल लेवल, और इनके अंदर वापस फंक्शंस हैं। जैसे डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन वाला बंदा, डेयरी मिल्क का सेल्स वाला बंदा, डेयरी मिल्क का मार्केटिंग वाला, डेयरी मिल्क का फाइनेंस वाला, ये सारे फंक्शंस हो गए, फंक्शनल लेवल। तो स्ट्रैटेजी किसके लिए फॉर्मुलेट करनी है सर, टॉप लेवल के लिए भी बनानी है, कॉर्पोरेट लेवल जिसको हम लोग बोलेंगे आपसे, ठीक है। हम टॉप मिडिल बॉटम नहीं बोलेंगे, हम कॉर्पोरेट, फंक्शनल, सॉरी डिविजनल और फंक्शनल बोलेंगे। डिविजनल का एक नाम और होता है बिजनेस लेवल, ओके। डिविजनल लेवल के लिए भी स्ट्रैटेजी बनानी है और फंक्शनल लेवल के लिए भी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो स्ट्रैटेजी सारे एरियाज के लिए फॉर्मुलेट करनी है। एक और फंडा देखो, स्ट्रैटेजी कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या नहीं होता है, रिप्लेस नहीं कर सकती। किसको बदल नहीं सकती, एक मैनेजर को बदल नहीं सकती। भाई मैनेजमेंट तो चाहिए ही होगा। अब ये कह दो आप स्ट्रैटेजी लगा देंगे हम लोग, अब मैनेजर की जरूरत नहीं है, भैया उसको लगाने वाला तो मैनेजर ही है ना, उसको बनाने वाला भी तो मैनेजर ही है। तो स्ट्रैटेजी कभी भी एक साउंड, एक जिम्मेदार, एक अलर्ट, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो उसका सब्सटीट्यूट या दूसरा मतलब ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है,
फाइन, कि आपने ये स्ट्रैटेजी लगा दी तो अब आपको कोई मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अलर्ट मैनेजर की, साउंड मैनेजर की, जिम्मेदार मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट स्ट्रैटेजी का, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती। स्ट्रैटेजी में हमेशा फ्लॉ होते हैं, फ्लॉलेस नहीं हो सकती। फ्लॉलेस का मतलब होता है जीरो एरर, फ्लॉ का मतलब होता है एरर, लेस का मतलब है जीरो। तो फ्लॉलेस कभी हो ही नहीं सकती स्ट्रैटेजी। कभी ना कभी किसी ना किसी स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई एरर या गड़बड़ तो होगी होगी। और स्ट्रैटेजी कभी भी आपको हाँ ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है, ये हमारी ये स्ट्रैटेजी है जो हम सब जगह लगाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो कभी भी आप एक किसी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते कि हाँ ये स्ट्रैटेजी और ये सब जगह लगा दो, नहीं, हर के लिए अलग अलग चाहिए होती है। तो द लॉजिक इज वेरी सिंपल, स्ट्रैटेजी क्या होती है, सब लोग साथ में, अभी तक का पॉइंट्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होती है सर? स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंटीग्रेटेड प्लान है। वापस बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है। क्यों बनाया? ताकि ये एश्योरेंस मिल जाए कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटिटी का, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का, वो अचीव हो जाए। अब ये स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कहाँ कहाँ होती है सर? कॉर्पोरेट लेवल पे भी होती है, डिविजनल लेवल पे भी होती है और फंक्शनल लेवल पे भी होती है। तीसरा फीचर स्ट्रैटेजी का सर, ये कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती किसको? एक मैनेजर को, एक मैनेजमेंट को। और चौथा सर, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती, अच्छी बन सकती, परफेक्ट नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी को कभी आप ये नहीं बोल सकते कि वो फ्लॉलेस है, उसमें कोई एरर नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। और स्ट्रैटेजी कभी भी ऑप्टिमल, ऑप्टिमल एक ही कॉमन स्ट्रैटेजी सब जगह लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फाइन, क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया इनिशियली व्हाट इज स्ट्रैटेजी। अभी इसके दो फीचर्स और हैं, एक और फीचर बताता हूं, फिर उस एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। स्ट्रैटेजी का नेचर ही ऐसा है कि स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है और प्रैग्मेटिक होती है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब इट इज एन आर्ट। जैसे हम नहीं बोलते साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो इट्स एन आर्ट। क्योंकि यहाँ स्ट्रैटेजी बनाना एक कला है, हिंदी वर्ड से थोड़ा और समझ में आएगा, इट्स अ कला, ठीक है। स्ट्रैटेजी अपने आप में फ्लेक्सिबल होती है, कभी आप फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि क्रिकेट में बॉलर ने जो स्ट्रैटेजी फिक्स कर रखी है, कोहली बोलेगा यही वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना जो अपन ने अभी डिस्कस करी थी बस। लेकिन उधर से बॉलर मार रहा है, बैट्समैन मार रहा है अगर उसको उस स्ट्रैटेजी की बॉलिंग पे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप सिचुएशन के अनुसार क्या करो, चेंज करो। इट इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कि आप बदलाव करो जिस सिचुएशन के हिसाब से आपको लग रहा है। ये कला है कि बदलाव के हिसाब से आप आपकी स्ट्रैटेजी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारे तो सिंगल लाइन के फीचर्स और मीनिंग हो गए। अब एक शानदार टॉपिक आ रहा है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड दैट इज स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी इज पार्टली रिएक्टिव। इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है पार्टली, स्ट्रैटेजी रिएक्टिव होती है पार्टली। पहले तो मैं इन दो शब्दों का मीनिंग आपको क्लियर कर दूं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। इसमें से एक वर्ड आपने सुना है, रिएक्टिव, रिएक्ट करते हैं हम। रिएक्टिव हमेशा कब होता है? जब कोई चीज हो जाती है तो उसके बाद हम उस पर रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है उसका उल्टा, होने से पहले ही अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दैट इज प्रोएक्टिव। हम बोलते हैं ना यार तू तो बड़ा प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब तूने सिचुएशन को पहले से ही भांप लिया था और पहले ही चीजें अपने पास कंट्रोल में रख ली। जैसे किसी को पता चल रहा है कि भैया लॉकडाउन जो है वो 3 आने वाला है, मान लो, तो लॉकडाउन 3 अगर किसी को लग रहा है तो उससे पहले वो प्रोएक्टिव हो जाएगा। वो हो सकता है मार्केट से कुछ चीज़ें खरीद के रख ले, ठीक है, जैसे रेमडेसिविर वो खरीद के रख ले भैया 2-4, ठीक है। तो दैट ही इज अ प्रोएक्टिव पर्सन। रिएक्टिव मतलब जब हो जाएगा तब जो बंदे रिएक्ट करेंगे उसके हिसाब से, तो दैट इज रिएक्टिव। सो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी इज पार्टली रिएक्टिव। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक मैं और समझा देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। आप लोग अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। लेकिन मान लो भगवान न करे ऐसा हो, पर हो भी सकता है और होगा, ठीक है, कि आप में से जो लोग फेल हो जाएंगे ना, वो यही बोले, वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाएंगे, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी थी ढंग से, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, मस्ती में रह गया था, खाने पीने में रह गया था, नींद आती थी दिन में तो सो गया था लेक्चर चालू करके, समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो ये दिक्कतें होंगी, तब आप रिएक्ट करोगे और फिर मेहनत करोगे। जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो अभी से गैस कर रहे हैं यार आने वाली सिचुएशन टफ हो सकती है, नवंबर में पेपर टफ आ सकता है, ठीक है, तो हम अभी से तैयारी चालू कर दें। सो वो लोग प्रोएक्टिव हैं। सो एक स्ट्रैटेजी, एक कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसी होती है?
इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। 100% प्रोएक्टिव को हो ही नहीं सकता, आप सारी चीज़ों का पहले से अनुमान लगा और वही चीज़ें हो, ऐसा हो नहीं सकता। उल्टा कभी हो नहीं सकता। उल्टा बोले तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को बस बैठे हुए देख रहे हो, जब होगा तब सोचा जाएगा, ऐसा हर बार नहीं कर सकते। कभी कभी आपको प्रोएक्टिव तो होना ही पड़ेगा। तो एक स्ट्रैटेजी जो बनती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो पार्टली प्रोएक्टिव बनती है, पार्टली क्या बनती है, रिएक्टिव बनती है। तो इस लैंग्वेज को पढ़ना, लैंग्वेज टफ है, अच्छी लैंग्वेज है, लिसन केयरफुली, ठीक है। क्या लिखा है लैंग्वेज में? एक कंपनी की जो स्ट्रैटेजी बनती है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, proactive actions. It's a combination of proactive actions to improve the company's market position and financial performance. तो it is a blend मतलब मिक्सचर। एक कंपनी की स्ट्रैटेजी मिक्सचर है किसका, प्रोएक्टिव का भी। प्रोएक्टिव क्यों? ताकि आप पहले से सतर्क रहोगे, पहले से एक्शन ले लोगे, तो आपकी मार्केट पोजीशन अच्छी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और उल्टा दूसरी तरफ रिएक्शंस भी देने पड़ेंगे आपको। रिएक्शंस किसके प्रति? अरे जो मैंने सोचे ही नहीं थे पहले से, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स हो गए, कोई फ्रेश मार्केट कंडीशंस आ गई, कुछ फ्रेश नई चीज़ आ गई मार्केट में, तो उनके प्रति मैंने पहले से अनुमान नहीं लगाया था। तो जो अनुमानित नहीं कर सकता उसके प्रति मैं रिएक्टिव करूंगा, रिएक्ट कर लूंगा उस समय। पर रिएक्ट करना जरूरी है उनके प्रति भी। आप बैठे रह गए, वह होगा होता रहेगा तो हो गया कल्याण, ठीक है। तो ये दोनों लॉजिक समझ में आए। तो एक कंपनी की स्ट्रैटेजी मिक्सचर है किसका, प्रोएक्टिव का और रिएक्टिव का। प्रोएक्टिव से फायदा क्या होगा, आप अपनी कंपनी की मार्केट पोजीशन सुधार पाओगे, आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधार पाओगे। रिएक्शन का क्या लॉजिक है? तो रिएक्शन से रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैसे लगाओगे, कब लगाओगे? जब ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो मैंने पहले एंटिसिपेट नहीं किए थे, ऐसी कोई नई मार्केट कंडीशन आ गई जो मैंने पहले सोची नहीं थी, तो उनके लिए मैं क्या लगाऊंगा, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रोएक्टिव में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। प्रोएक्टिव में क्या करना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव में क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना पड़ेगा किसको, एनवायरमेंट को, कि माहौल कैसा होने वाला है, और उसके हिसाब से आपको एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रिपेयर करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर प्रोसीजर सेट करने हैं, ठीक है। और फिर वर्क करना है उन स्ट्रैटेजीज पे इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर, पहले से सोच समझ के। तो बहुत सिंपल है। अरे प्रोएक्टिव करोगे कैसे? पहले तो आगे के आने वाले फ्यूचर को नजर मारूंगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियो मतलब क्या क्या सीन हो सकता है फ्यूचर में। लॉकडाउन और बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, मार्केट खुलेगा, सब ओपन होगा, नहीं होगा, ये मुझे एनालाइज करना है। ये एनालाइज करने के बाद मुझे एक फ्रेमवर्क सेट करना है अपने दिमाग में, ठीक है। प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, एक फ्रेमवर्क सेट करना है, और फिर उस फ्रेमवर्क पे, उन स्ट्रैटेजी पे काम करना है एक प्री डिटरमाइंड, पहले से सोचे समझे गए तरीकों के हिसाब से। लेकिन इसी कहानी को आगे बढ़ाओ। हर चीज जो आपने सोची थी जरूरी थोड़ी है वो होगी। भाई आप सोच रहे थे ये हो सकता है आने वाले समय में, तो उसके लिए आपने प्रोएक्टिव बना ली, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वही होगा। हो सकता है कुछ और हो जाए। अब कुछ और हो जाए उसके लिए तो मैंने पहले सोचा ही नहीं था, तो उसके लिए क्या लगानी है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउएवर एवरीथिंग, सब कुछ प्लान नहीं कर सकते आप एडवांस में, और अगर मान लो प्लान करा भी तो भी एक्चुअल में जो हुआ और जो प्लान किया था उसमें भी सिग्निफिकेंट क्या आ सकते हैं, डेविएशंस। भाई चलो मैंने सोचा था लॉकडाउन बढ़ेगा, बढ़िया, सच में बढ़ गया, पर जरूरी थोड़ी जो आपने सोचा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो मेरे से ये होगा, सिचुएशन ऐसी होगी, वो सिचुएशन कुछ और ही निकली, ठीक है। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड इन एडवांस, पहली बात तो ये। और प्लान भी कर लिया मान लो तो भी डिविएशंस हो सकते हैं किसके बीच में, जो आपने सोचा था, विजुअलाइज किया था, मतलब सोचा था, और जो एक्चुअली हुआ है, ठीक है। और उस जगह फिर आपको क्या लगानी पड़ेगी, रिएक्टिव, क्योंकि जो आपने नहीं सोचा था वो हुआ है, तो वहां तो रिएक्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी किससे ट्रिगर होती है, किससे ट्रिगर नहीं दबता गन का ट्रिगर, तो वो कब दबता है, किससे अराइज होती है? सो अराइज होती है सर जब भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स टू कोप विद द नेगेटिव फैक्टर्स और टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये स्ट्रैटेजी तब हम ट्रिगर करते हैं, तब हम चलाते हैं जब माहौल चेंज हो जाता है, और या तो माहौल खतरनाक हो रहा है हमारे ऊपर तो हम उसको रिएक्ट करते हैं, उसको कोप अप करने के लिए, या उल्टा ऐसा भी हो सकता है कोई अवसर पैदा हो गया हमारे लिए जो हमने नहीं सोचा था, यार ये अवसर भी आ सकता है, अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है कमाने की, तो अवसर पैदा हो गया, तो उसको ग्रैब करने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए आपको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन अलग से भी बैठ सकता है 3 नंबर में, 4 नंबर में, यहाँ पे 5 नंबर तक भी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जनरली 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सो व्हाट इज अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी? सर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड देन उससे पहले प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। सर प्रोएक्ट क्यों करते हैं? सर उससे हम चाहते हैं कि पहले से हम सोच समझ के रेडी रहें, पहले से एक्शन ले लें, तो हमारी मार्केट कंडीशन फ्यूचर में इंप्रूव हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी।
सर रिएक्टिव क्यों लगाते हो? ताकि हम जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अनएंटिसिपेटेड, या जो भी नई नई मार्केट कंडीशंस आ रही है या नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसका फ़ायदा ले सकें। प्रोएक्टिव के लिए मुझे क्या करना है? पहले एनवायरनमेंट के सिनेरियो को देखो, फिर प्रॉपर प्लानिंग और प्रोसीजर लगा के फ्रेमवर्क सेट करके और उन पे काम करना शुरू कर दो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें प्लान करी हो आपने, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें प्लान करी उसमें एक्चुअली वही हो जो आपने विजुअलाइज किया, डिविएशन आ सकते हैं और वहाँ पर आपको रिएक्टिव लगाना है। तो रिएक्टिव लगा के फ़ायदा ये होगा। और रिएक्टिव कब लगाना है? जब माहौल चेंज हो रहा है, ठीक है, और आपको या तो उस माहौल से लड़ना है, उन नकारात्मक फैक्टर्स से लड़ना है, या आपको एक अवसर दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको ग्रैब करना है, तो उस समय आप रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। फाइन बच्चों, सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्लियर? तो जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना शुरू किया है बिजनेस पॉलिसी की, ठीक है, डेफिनेशन, मैनेजमेंट समझ में आ गया था, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन फिर बोल दो सर, इट इज यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। क्यों बनाया? ताकि यह अश्योर कर सके हम कि हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट को यह अश्योरेंस मिल जाए कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव्ड है। ठीक है, फाइन। चलो, अब इस सब्जेक्ट का नाम, जो सब्जेक्ट है हमारा उसका नाम आता है, नाम क्या है सर? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो अभी आपने जो देखा वो क्या था सर? वो तो अलग अलग टर्म थे ना। स्ट्रैटेजी का एक मीनिंग बता रखा था, है ना, मैनेजमेंट का एक मतलब बता रखा था, अभी तो सारे अलग अलग वर्ड थे। अब इन सारे वर्ड्स का हमको क्या दे रखा है? कॉम्बिनेशन, कि इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके हम कैसे समझ सकते हैं। तो लिसन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आ गया, और अब बहुत ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात, जो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग से आपके लिए चार्ट लेकर पेश कर रहा हूं। ठीक है, कि व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एसएम क्या होती है सर? ठीक है, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? ठीक है, क्या लॉजिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्ड जब कंबाइन होता है तो नाम से भी क्लियर है सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है भाई। यहां पर भी अगर अपन डेफिनेशन में भी देखें तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इट्स अ मैनेजरियल प्रोसेस। पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी को मैनेज करना ही तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो सर एसएम क्या है? एसएम एक मैनेजरियल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर 5 चीजें होती है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर कितनी चीजें होती है? 5। क्या? सबसे पहले आपको अपना विजन सेट करना होता है। कंपनी हमेशा अपना क्या सेट करेगी? विजन। विजन समझते हो? दूर, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या पाना है, वो आएगा थर्ड चैप्टर में, अपन पढ़ेंगे उस सारे टॉपिक को, क्योंकि फर्स्ट के बाद हम सीधे थर्ड ही लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड इंटरकनेक्टेड है। पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है पूरा में। सर सबसे पहले आपको विजन सेट करना है। विजन सेट करने के बाद मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है? जैसे मैं आपसे पूछूं, आप लोगों से, आप लोगों का विजन क्या है, तो आप बहुत सारे लोग नहीं गेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कोई विजन ही नहीं रखा है लाइफ में कि आपको क्या करना, क्या अल्टीमेट जीवन में क्या चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन किसी ने अगर रखा होगा तो बोलेगा सर हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है कि हमें बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बन के समाज को बहुत ऊपर लेके जाना है ऐसे ही तो हो सकता है किसी का विजन भी हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी है। सो हमारा विजन ये, उस विजन को पाने के लिए हमें छोटे छोटे क्या सेट करने पड़ेंगे? ऑब्जेक्टिव्स, मिशन सेट करने पड़ेंगे। तो सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद अब आपको क्या करनी है? फॉर्मुलेट करनी है क्या? स्ट्रैटेजी। फॉर्मुलेट करना मतलब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए और उस विजन को पाने के लिए, विजन को देख के हमने मिशन बनाया, मिशन को देख के, इनके बीच में एक मिशन भी होता है, मिशन, पर वो वर्ड यहाँ नहीं है, डेफिनेशन में नहीं आता है। डेफिनेशन में सीधे विजन आता है और ऑब्जेक्टिव आता है। बाकी सबसे बड़ा विजन मतलब होता है मेरे को जीवन में क्या करना है। जैसे आप लोगों में से किसी का, संजय का विजन में बता, संजय का विजन है जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, उस विजन को पाने के लिए उसने अपना मिशन क्या रखा? पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका एक मिशन है। उस मिशन को पाने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंटर क्लियर करूंगा पहले, फिर फाइनल क्लियर करूंगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूरे करूंगा तो मिशन कंप्लीट होगा। मिशन एक कंप्लीट होगा तो लाइफ में विजन की तरफ आगे बढ़ोगे। तो विजन सबसे पहले सेट करना है, ऑब्जेक्टिव उसके बाद सेट करना है, फिर फॉर्मुलेट या क्राफ्ट करनी मतलब क्राफ्ट में नहीं बनाते थे अपन, स्कूल में क्राफ्ट करते थे ना, क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट करनी है स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी बनानी है हमें। किसको पूरा करने के लिए? हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे मिशन को और हमारे विजन को पूरा करने के लिए। फिर जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई उसको क्या करना है? लागू करना है। और लागू करने के बाद ये वाली स्टेज होती फीडबैक की स्टेज। फीडबैक मतलब
अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें लगा अरे इसमें ये कमियां, क्योंकि बहुत सारी कमियां लागू होने के बाद ही पता चलती है। जैसे आप अभी पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन जब टेस्ट दोगे ना तब पता चलेगा अरे कुछ कमियां थी जो हम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमें ये सुधारनी पड़ेगी। सो फीडबैक मतलब आपको करेक्टिव क्या लेना है, आपको करेक्टिव क्या लेना है, एक्शन लेना है। आपको करेक्टिव क्या लेना है, एक्शन लेना है। ठीक है, किसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लेना है, जो भी कमियां आपको नजर आएंगी, क्योंकि जब स्ट्रैटेजी वास्तविकता में लागू होंगी तभी पता चलेगा अरे विजन ज़्यादा गलत सेट कर लिया, मिशन सेट गलत किया, ऑब्जेक्टिव सही सेट किया नहीं किया, क्राफ्ट ढंग से नहीं करी, इंप्लीमेंट ढंग से नहीं करी, तो जहां पे भी कमियां लगती है उसको आपको सुधारना है। दैट इज द फीडबैक वाली स्टेज। आ गया समझ में बच्चों? ये डायग्राम वापस ले आऊंगा स्क्रीन के ऊपर, पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी बनाना हो तो आप बना लेना। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? सर ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, नंबर 1। सेकंड नंबर पे हम क्या सेट कर रहे हैं, सर हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। तो पहले विजन सेट किया, स्ट्रैटेजिक विजन फॉर्म किया, फिर सेट किया ऑब्जेक्टिव। थर्ड स्टेज पे हमने क्राफ्ट करी स्ट्रैटेजी। फोर्थ स्टेज पे हमने उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया। और फिफ्थ स्टेज पे हमने करेक्टिव एडजस्टमेंट अगर ज़रूरत है करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करने की, किसमें, वही 1 2 3 4 में, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन में अगर ज़रूरत है, एज डीम्ड नेसेसरी, एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, तो अगर जहां उचित लगेगा हम उनमें करेक्टिव एडजस्टमेंट भी वापस करेंगे। क्योंकि फ्लेक्सिबल तो रखनी है तो वापस सुधार तो करना ही पड़ेगा अगर इनमें कहीं कमियां निकली है तो। आई डेफिनेशन तो ये आपके सामने है, और चार्ट आपको चाहिए तो मैं सामने निकाल देता हूँ, तो आप ड्रॉ कर लो। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आराम से ड्रॉ कर लो करना चाहो तो। ठीक है, बाकी ऑलरेडी थर्ड चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें छोटा चार्ट तो मैंने बना के दिया हुआ है, बट फिर भी अभी फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो मत जाना ड्रॉ करते समय, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ड्रॉन। चलो स्क्रीन ले लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर नहीं जिन्होंने बनाया है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सर हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि सर हमें विजन बनाना है, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी को लागू करना है, और अगर इन सब में कोई कमियां हैं बाद में फीडबैक लेना है, और अगर कमियां हैं तो करेक्टिव एडजस्टमेंट उसमें करने हैं जहां ज़रूरत है, जहां नहीं है वहां नहीं करने। ठीक है, अब अगला पॉइंट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एसएम की इंपॉर्टेंस आपसे पूछ रहा है कि क्या फ़ायदा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाने से, और फ़ायदे बहुत सारे दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फ़ायदे दे रखे, 7। और हर फायदे के साथ मैंने कीवर्ड उसका अंडरलाइन करके दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, हर फायदे के साथ उसका कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं, बहुत सिंपल पॉइंट है। एज इट इज लैंग्वेज नहीं भी याद होती तो कीवर्ड्स को मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे में मैंने ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर पॉइंट्स में जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ आपको अंडरलाइन करके ऑलरेडी दे रखा था कि आपको लोड नहीं लेना पड़े। ठीक है, तो क्या फ़ायदा होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? सबसे पहला फ़ायदा, और अपन एक एग्जाम्पल लेके करते हैं ताकि आपको भी क्या थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको समझने में। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, और वो क्या स्ट्रैटेजी है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रिलायंस का नाम ले लो, जियो का मतलब रिलायंस इंडस्ट्री इसका ले लो, ठीक है, मुकेश अंबानी का। इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई
कि कैसे हम जियो के मार्केट में उतरेंगे, और आपके सबके ध्यान में है इसलिए मैंने एग्जांपल ये लिया है, ठीक है, कि आप सब उस दौर से गुजरे हो जब जियो की सिम आपने फ्री में फोकट में इस्तेमाल करी थी और उसके बाद उसकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखा आपने, ठीक है, बट फिर भी उसका काम हो गया था। सो स्ट्रैटेजी अगर वो ढंग से मैनेज करता है तो उसको फायदा क्या मिला? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा आपको क्या दिखाता है? दिशा दिखाता है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो दिशा पता नहीं होगी किधर जाना है, आगे रास्ता क्या फॉलो करना है वो पता ही नहीं होगा। अभी दिशा क्लियर है क्योंकि हमने हमारा विजन सेट कर लिया और विजन को पाने के लिए मिशन और ऑब्जेक्टिव सेट किया और उसी रास्ते पे अपने को आगे बढ़ना है। आपने एग्जाम में जिंदगी में अच्छा इंसान बनने का अगर विजन नहीं सेट किया होता, हो सकता था आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ना आते और आप कोई चोरी चकारी का कोर्स कर रहे होते, ठीक है। सो आपका विजन अच्छा इंसान बना था और उसके लिए आपने एक नोबल प्रोफेशन चुना। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहला फायदा क्या देता है? ये दिशा दिखाता है कंपनी को कि किस दिशा में कंपनी को आगे बढ़ना है, क्योंकि विजन क्लियर है ना, तो जहां विजन क्लियर है विजन के आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है। ये गोल्स भी डिफाइन करता है, ये मिशन भी डिफाइन करता है, और मिशन और गोल किस लाइन में है, किसके साथ सेट होते हैं, किसके अलाइनमेंट में सेट होते हैं, विजन के अलाइनमेंट में सेट होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, विजन सबसे पहले बनता है, फिर उसको देख के मिशन बनता है और उसको देख के गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। तो गोल और मिशन हमेशा किसके इन लाइन होने चाहिए? एक सेम लाइन में होने चाहिए, विजन की लाइन में होने चाहिए। तो सबसे पहला, और इस पॉइंट को याद करने के लिए तो आपको एक चीज बताऊं, आपने बचपन में किसी ना किसी किताब में 100%, चाहे तो मॉरल साइंस की किताब हो, चाहे नैतिक मूल्यों की किताब हो, चाहे कोई भी किताब हो, उसमें एक इमेज होती थी कि एक बंदा खड़ा होता था और एक रास्ता जा रहा है, आगे सूरज निकल रहा होता था, वो उसकी मंजिल होती थी और वो उस पगडंडी पे चल रहा होता था। वही लॉजिक है, वो विजन दिख रहा है ना, तो आपको डायरेक्शन मिला, आपको किस दिशा में आगे जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका गोल और ऑब्जेक्टिव सब उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिल्कुल सिखाता है कि आपको ज्यादा प्रोएक्टिव बनाना सिखाता है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव बनना, आपको प्रोएक्टिव सिखाता है कि आप पहले से तैयारी करके रखो, आप कहीं गड़बड़ है तो सुधारो उसको, पहले से तैयारी करके रखो। मोर प्रोएक्टिव बनाता है आपको इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, ताकि आप अपने फ्यूचर को अपने अनुसार ढाल सको, रादर देन उस फ्यूचर के अनुसार आप अपने आप को ढालो। इससे बेटर आपके अनुसार वो फ्यूचर ढले, आप यही चाहते हो। तो ये पॉइंट है, प्रोएक्टिव बनाता है। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है, हमारा जो ढांचा है पूरा, ये ऊपर वाला जो अपन ने 5 स्टेप पढ़ा, ये आपको सारे मेजर बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे आपको किस बिजनेस में रहना चाहिए, आपको कौन सा प्रोडक्ट चुनना चाहिए, आपको इस मार्केट से निकल जाना चाहिए क्या, आपको मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं कौन कौन सी लगानी चाहिए, आपका पैसा आपको कहाँ लगाना चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा होना चाहिए, ये सारे डिसीजन आप तब ज़्यादा अच्छे से ले पाओगे जब आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बहुत क्लियरली देख रखा है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको एक तरह से एक फ्रेमवर्क ही देता है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते रहते इस इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बिजनेस डिसीजन लेने हैं। फिर 3 फायदे, 3 पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हैं, एक ही पॉइंट करना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि आपका फ्यूचर गुड होगा, अच्छा होगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको फ्यूचर को फेस करना भी सिखाता है, फ्यूचर से लड़ना सिखाता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक मार्गदर्शक, एक पाथ फाइंडर के रूप में भी काम करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज, अवसरों तक कैसे पहुंच सकते हो, अवसरों को कैसे ग्रैब कर सकते हो, ये आपको सिखाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और सही भी है ना बच्चों, अगर व्यू रचना बना के काम करोगे ना तो फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। फ्यूचर में कोई दिक्कत आती भी है तो आप आराम से फेस कर लोगे क्योंकि पहले से तैयार हो। और आपके लिए एक मार्गदर्शक है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना ये बताएगा। अगला पॉइंट कहता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कंपनी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है कि मान लो कभी कोई मिस्टेक हो जाए कंपनी से, या कहीं कोई पिटफॉल मतलब कोई खड्डा आ गया और उसमें गिर गई कंपनी, तो आप वापस खड़े हो जाओगे, आप डिफेंड करके आगे निकल जाओगे अगर आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ढंग से कर रखा होगा। लेकिन आप कोई स्ट्रैटेजी बनाई नहीं रखी है, आप गिर गए तो रोते रह जाओगे। लेकिन आपने अगर स्ट्रैटेजी अच्छी बना रखी है, ठीक है, मान लो एक पेपर टफ भी आ गया और पेपर में आपसे मिस्टेक हो गई, वो पेपर आपके लिए एक गड्ढे की तरह हो गया, डरना नहीं है क्योंकि आपको पता है इसमें 40 आ जाएंगे और बाकी में मैं 60 ले आऊँगा तो एवरेज मेरा सेट हो जाएगा। तो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। 5वां, समय के साथ साथ अगर धीरे धीरे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लंबे समय के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से एक तो आपकी जो कोर क्षमता वो आपकी निखर के आने लग जाती है। आपकी जो खूबियां हैं, आपके अंदर का जो टैलेंट है, वो शुरू में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपनी कंपनी में लगाते हो तो जो आपकी कोर क्षमता है, जो मुख्य क्षमता है, वो निकल के आती है। और मुख्य क्षमता निकल के आ गई तो आपको क्या मिलेगा? एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अपने दुश्मन से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे, आप उस दुश्मन से अच्छे से फाइट कर पाओगे, आप अपने आप को मार्केट में सर्वाइव रख पाओगे, ग्रो रख पाओगे। इसीलिए आपकी दुकान बंद नहीं हुई होगी लॉकडाउन में, बाकी सबकी बंद हुई होगी,
क्यों? क्योंकि वो बेचारे लोग बंद करके बिजनेस चले गए, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। लेकिन आपने सोच रखा था फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं दुकान भी बंद नहीं हो और मेरा काम भी चलता रहे, ठीक है, विथ लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और लास्ट में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिन कंपनियों में अच्छा लगा हुआ होता है, उस कंपनी की लॉन्गिविटी मतलब बिजनेस की चलने की, सालों चलने की उम्मीद बढ़ती है। बनस्पत एक ऐसी कंपनी जिसने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं लगा रखा, स्ट्रैटेजीज नहीं लगा रखी हैं, स्ट्रैटेजीज को मैनेज नहीं करती हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। जबकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जहाँ होता है वहाँ लॉन्गिविटी बढ़ती है बिजनेस की। तो टोटल कितने हो गए? टोटल सर 6, इनफैक्ट 7 एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स हो गए एसएम के। क्या क्या हो गए सर? पहला, ये हमें डायरेक्शन देता है, दिशा दिखा रहा है कि कंपनी को आगे कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमें पहले से प्रोएक्ट कर देता है। फिर मेजर डिसीजंस लेने में ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है। ये इंश्योर करता है कि फ्यूचर अच्छा रहेगा, फेस कर पाओगे फ्यूचर को, और पाथ फाइंडर की तरह भी काम करता है। पांचवा, ये कंपनी के लिए कॉर्पोरेट डिफेंस की तरह है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, एक ढाल की तरह काम करता है। छठा सर, लंबे समय में अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाओगे तो एक तो आपकी कोर क्षमताएं इवॉल्व होने लगेंगी, निकलने लगेंगी बाहर, और उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। और छठा, इससे बिजनेस की लेंथ, लॉन्गिविटी मतलब लेंथ मतलब समय अवधि बढ़ जाती है कि बिजनेस लंबा समय तक चल पाएगा। एक तरफ मैंने आपको बताई क्या? इंपॉर्टेंस। किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या? नहीं? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, सर कुछ कमियां भी तो होती हैं। सर कुछ कमियां भी तो होती हैं। यस, हर चीज में बेनिफिट भी हैं और हर चीज में लिमिटेशंस भी है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस किसकी? सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कुछ कमियां भी होती है। अब वो कमियों के बारे में आपको बोल रहा है, ठीक है, कि क्या होती है लिमिटेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। पहली अगर बात करें, पहली कमी क्या है सर? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना, ये जो स्ट्रैटेजी अपन बनाते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं सेकंड पॉइंट पहले पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा पता है? स्ट्रैटेजी बनाने के चक्कर में आपके डेली ऑपरेशंस कहीं ना कहीं रुकेंगे और उससे बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है। जैसे आप मीटिंग्स बुलाओगे बार बार एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉय बोलेंगे क्या बार बार हमारा टाइम खराब हो रहा है, डेली कामकाज जो कर रहे हैं उसमें रुकावट आ रही है, क्योंकि समय तो लगेगा। इतना आसान नहीं है स्ट्रैटेजीज बनाना। तो सेकंड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं अपन कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये डेली ऑपरेशंस में रुकावट डालता है, इंपीड करता है, मतलब रुकावटें डालता है, और इससे नेगेटिवली इंपैक्ट भी हो सकता है हमारा रूटीन बिजनेस। थर्ड पहले डिस्कस कर लेते हैं, सर ये कॉस्टली भी है। कॉस्टली क्यों है? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको स्ट्रैटेजिक प्लानर्स चाहिए होंगे। प्लानर मतलब आप खुद भी हो सकते हैं, आप खुद भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, पर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, और इन सब की कॉस्ट होती है। ये फ्री में थोड़ी करेगा कोई भी बंदा, कोई भी मैनेजर फ्री में थोड़ी बोलेगा मेरे को अगर आप ये काम दोगे एक्स्ट्रा तो मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। और वो प्लान करने के लिए पूरा टाइम भी डिवोट करेगा, और समय की कॉस्ट तो है ही है वैसे भी। तो कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी प्लानर्स हमें चाहिए होते हैं। वो प्लानर्स अपना एफर्ट्स पूरा लगाएंगे, वो प्लानर स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे, स्ट्रैटेजी लगाएंगे, एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, एफर्ट उनका पूरा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट तो बढ़ेगी, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये वाला पहले पढ़ेंगे, लास्ट वाला। सर आजकल की इस कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में फ्यूचर को एनालाइज करना कितना मुश्किल होता है। आप बोलते रहो सर प्रोएक्टिव लगा लो, प्रोएक्टिव लगा लो। सर कल का तो पता नहीं क्या होने वाला है, सरकार क्या डिसीजन लेने वाली कल का पता नहीं है। आप बोल रहे हो अगले 1 साल का क्या गैस करेंगे हम लोग, क्या फ्यूचर में 5 साल बाद क्या हो रहा है, कैसे गैस करेंगे। आजकल के कॉम्पिटिटिव सिनारियो जहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रही है स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ने की, बहुत डिफिकल्ट होता है ये क्लियरली एस्टिमेट करना कि कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। पता चला वो हमारे खिलाफ ही कुछ पड़ गई स्ट्रैटेजी हमारी, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है एनालाइज करना कि हमारी स्ट्रैटेजी का दुश्मन क्या रिस्पॉन्स करेगा, आने वाले समय में वो क्या करने वाला है, बहुत मुश्किल होता है एनालाइज करना। और सबसे पहला पॉइंट और सबसे देसी और बेसिक पॉइंट ये है कि सर आजकल का जो हमारा बिजनेस का वातावरण है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल भी है, और टर्बुलेंट भी। टर्बुलेंट मतलब बदलाव इसमें खतरनाक होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। टर्बुलेंस मतलब जल्दी 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 हिलता रहता है। तो और ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि ये फ्यूचर कैसा रहेगा इसका, वो मुश्किल है। मतलब 1 और 4 आर ऑलमोस्ट सेम।
4 आपको सिर्फ कॉम्पिटिटर के एंगल से बात कर रहा था, 1 आपको जनरल एनवायरनमेंट के एंगल से बात कर रहा है। कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है, और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स के लिए उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना और एग्जैक्टली पिंट आउट करना कि फ्यूचर कैसा शेप होगा। ये बहुत मुश्किल होता है। और फोर्थ में प्योरली कंपटीशन के बारे में था कि कॉम्पिटिटर हमारी स्ट्रैटेजी का क्या रिस्पॉन्स देगा वो भी एस्टिमेट करना मुश्किल होता है। तो ये भी प्यारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्वेश्चन ही 4 ही है, ठीक है, फाइन। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से। एक तो इंपॉर्टेंस पढ़ी, एक लिमिटेशन पढ़ी, एक वो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव वाला आया, ठीक है, और एक और आएगा उसके बाद। फिर बाकी भी आ सकते हैं एग्जाम में, पर ये 2-4 मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के। सो लिमिटेशंस क्या होंगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? सर 4 है, इजी है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली तो बहुत बेसिक वाले हैं। और 2 में पहला एनवायरनमेंट चूंकि कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, इसलिए डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना। कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, आजकल सब लोग कॉम्पिटिटर एक साथ कोशिश कर रहे हैं, सब लोग स्ट्रैटेजिकली मूव करें आगे, तो वहां पर क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है एस्टिमेट करना कि कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा हमारी स्ट्रैटेजी के प्रति। क्लियर? कंफर्टेबल? ओके, नेक्स्ट। ये तो अभी जैसे मैंने आपको बोला सर स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बनती है बिजनेस के अंदर। क्या बोला था? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल को एक और नाम क्या बोला था? डिविजनल लेवल बोलते हैं सर। जो आपका डेयरी मिल्क हो गया, ओरियो हो गया, वो बिजनेस लेवल हो गया। और फंक्शनल लेवल मतलब क्या हो गया सर? फंक्शनल लेवल मतलब हो गए आपके सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब फंक्शनल लेवल। इस टॉपिक के अंदर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा। एक रोल आ रहा है, रोल किसके? रोल जो कंपनी का सीईओ है, जो कंपनी का सीएफओ है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट है, जो कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल पे बैठे ना, उनका क्या रोल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट। और बाकी तीनों के बारे में एक एक थोड़ा थोड़ा लाइन दे रखा है। इन दोनों के बारे में यहाँ लाइन इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि ये दोनों बाद में आपके एक एक पूरे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का नाम है फंक्शनल, एक चैप्टर का नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तो पूरे पूरे चैप्टर हैं आपके। तो अभी के लिए सिर्फ कॉर्पोरेट पे फोकस करना है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में कौन कौन आ सकते हैं सर? सीईओ होता है कंपनी का, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ होता है, ये सब किस में आते हैं? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वैसे तो यूं देखो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना सर। सीनियर मैनेजर मतलब सीईओ, सीएफओ क्या काम करते होंगे? सबसे पहला काम तो ये है कि ये ऊपर से स्ट्रैटेजी पे नजर रखते हैं कि डेवलपमेंट जो हो रहा है स्ट्रैटेजी का, ये लोग हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में, पर जो स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है उस पर नजर इन्हीं की रहेगी। तो पहला काम इनका क्या है? फर्स्ट काम इनका है ओवरसी। ओवरसी मतलब नजर रखना, किसके ऊपर? द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड, जो स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है उसके लिए मिशन और गोल ये लोग डिफाइन करते हैं कि ये मिशन रखना है अपने को, ये गोल रखना है। थर्ड भी वही है, कौन से बिजनेस में हमको रहना चाहिए और कौन से बिजनेस में हमको नहीं एंटर करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग सारी किसकी है? भाई मेरे को इस बिजनेस में जाना है और इसमें नहीं जाना है। जैसे कैडबरी के पास ऑप्शन आया कि अब आप चप्पल भी बनाना शुरू कर दो चॉकलेट के, ठीक है, और ऐसे चप्पल बनाओगे मेल्ट नहीं हो, भाटे के चप्पल बना दो। तो अब और कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ पर प्रैक्टिकल है, तो उसको डिसाइड करना है इस बिजनेस में उसको जाना है कि नहीं जाना है। किसको डिसाइड करना है? छोटे मैनेजर डिसाइड नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल वाला। फिर रिसोर्स का अलोकेशन कैसे करना है अलग अलग बिजनेसेस में। भाई ओरियो को कितना फाइनेंस अवेलेबल करवाना है, डेयरी मिल्क को कितना फाइनेंस अवेलेबल करवाना है, रिसोर्स अलोकेशन का काम भी करेंगे। फिर स्ट्रैटेजी जो फॉर्मुलेट करी है, इंप्लीमेंट करनी है, दैट स्पैन्स, दैट कवर्स इंडिविजुअल बिजनेस। स्पैन मतलब दैट कवर्स, दैट इंक्लूड्स इंडिविजुअल बिजनेस, कि कौन से बिजनेस के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करवानी है, क्या इंप्लीमेंट करानी है। फिर यही लोग हैं जो क्या प्रोवाइड करेंगे? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, चाहे बिजनेस लेवल मैनेजर्स हो, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, उनको कोई दिक्कत है तो वो इसी से पूछेगा। और फिर सातवां, ये एक तरह से लिंक है, लिंक किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जो ओवरसी कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म, कि फर्म का स्ट्रैटेजी डेवलप ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो लोग जो इस कंपनी को ओन करते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं और जो बोर्ड है, इनके बीच में या ये जो शेयर होल्डर है और जो बाकी लोग नजर रख रहे हैं, इनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है कि भाई अगर ओनर्स को कोई दिक्कत होगी तो हम उसके लिए जवाबदेह हैं। कॉर्पोरेट लेवल जवाबदेह होगा हर चीज़ के लिए, बिजनेस लेवल वाला और फंक्शनल लेवल वाला जिम्मेदार नहीं होगा डायरेक्टली उन चीज़ों के लिए जिनके लिए कॉर्पोरेट लेवल वाला जिम्मेदार होगा। फाइन, तो देयर आर 7 रोल ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट लेवल।
और ये याद रखने हैं आपको, 5 भी याद करो पर याद रखने हैं। सबसे पहला सर ऊपर वाला बंदा ना, सब सिर्फ इतना से सोचो, आइस क्लोज करो और ये सोचो अरे सबसे टॉप लेवल वाला है, क्या करेगा, ओवरसी करेगा ऊपर से जो स्ट्रैटेजी बन रही है, मिशन विजन डिसाइड करेगा, गोल डिसाइड करेगा, बताएगा कौन से बिजनेस में रहना है, कौन से बिजनेस में रहना है, फिर जिन जिन बिजनेस में रहना है उनमें रिसोर्स किस पे कितने लगाने हैं, अलोकेट करने हैं वो डिसाइड करेगा, फिर उन बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, लीड करेगा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो, और लिंक की तरह काम कर रहा है उन लोगों के बीच में जो इस कंपनी को ओन करते हैं और उन लोगों के बीच में जो इस कंपनी का स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट नजर रख रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गया पहला मैनेजर। बाकी दो मैनेजर के बारे में रीड कर लेते हैं, बाकी इनके बारे में वैसे भी आगे आएगा। सेकंड मैनेजर कौन, बिजनेस लेवल मैनेजर। क्या बताया था, हेड ऑफ द डिवीजन। तो डेयरी मिल वाला एक पूरा मैनेजर बिजनेस मैनेजर हो गया। इन मैनेजर्स का रोल क्या होता है पता है, कॉर्पोरेट लेवल से जो क्या आया, डायरेक्शन आया, कॉर्पोरेट लेवल से जो इंटेंशन आया, इरादा आया कि भाई हमें इस इरादे पे आगे बढ़ना है, ये हमारा विजन है, मिशन है। सो इन लोगों को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है उन जनरल बातों को जो ऊपर से आई है, डायरेक्शन और इंटेंशन जो ऊपर से आया है, कॉर्पोरेट लेवल से आया है, उसको कॉन्क्रीट छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बनानी इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल ने जो दिशा दिखाई ना, उन दिशाओं को छोटे छोटे दिशाओं में बिजनेस लेवल वाले को क्या करना है, बांटना है, कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बनानी है, टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी बनानी है। और फंक्शनल वाला क्या करेगा, सर फंक्शनल वाले को तो काम ही एक ही बिजनेस फंक्शन संभालना है उसको, प्रोडक्शन वाला मैनेजर है तो प्रोडक्शन संभालेगा, सेल्स वाला मैनेजर है तो सेल्स संभालेगा। इनका काम फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाना होगा इनके एरिया के लिए, ठीक है, ताकि फंक्शनल स्ट्रैटेजीज जो बनी ना, सुनना, फंक्शनल बच्चों जो बनी, ये सारी जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, ये अगर फंक्शनल पूरी होती है, बिजनेस के नीचे फंक्शनल है, स्क्रीन पर क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो समझ में तो आ ही रहा है ना लॉजिक आप लोग को, क्लियर है ना भाई, ये तो फंक्शनल, ये देखो ये है फंक्शनल, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो है ये कौन बनाएंगे, फंक्शनल लेवल मैनेजर, ठीक है, ताकि किसका गोल पूरा हो जाए, ताकि जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ऊपर वाले ने, बिजनेस वाले ने और कॉर्पोरेट लेवल वाले ने सेट किया था वो आसानी से पूरा हो जाए। ठीक है, अभी क्लियर, कंफर्टेबल। ये सारे क्या हैं, ये सारे रोल्स थे ऊपर वाले मैनेजर के, ये सारे तो रोल अपन ने पढ़ लिए, ठीक है, रोल में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बिजनेस लेवल मैनेजर और फंक्शनल लेवल मैनेजर के एक एक लाइन लिखी हुई, बाकी ये पूरे चैप्टर के चैप्टर आएंगे आने वाले टाइम पे, पढ़ेंगे हम लोग आगे चैप्टर्स में, मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो कैडबरी का एग्जाम्पल हम हमेशा पूरी बुक में कैडबरी का एग्जाम्पल ही लेके चलेंगे। कैडबरी CEO CFO, कैडबरी का CEO CFO, उसके बाद उसके डेयरी मिल्क, ओरियो, ये सब हैं उनके बिजनेस मैनेजर, और उनके भी रेस्पेक्टिव अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फंक्शनल मैनेजर होगा, ठीक है। बिजनेस वाला बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाता है ताकि टॉप लेवल वाले की जो डायरेक्शंस हैं, टॉप लेवल वाले ने जो इंटेंशन दिखाया है उसको हम छोटी छोटी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर लें। फंक्शनल लेवल मैनेजर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है, ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि वो टारगेट अचीव हो सके जो हमने बिजनेस मैनेजर ने और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने सेट किया। ये हो गए 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के। नंबर 1, स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नंबर 3, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नंबर 4, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो मोटा मोटा ये चैप्टर लॉजिकली खत्म होता है। अब इसका आखिरी टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, क्या बोलता है, सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो ये वर्ड अपन ने पढ़ा, क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम आता है क्या ये सरकारी संस्थाओं में भी ये चाहिए क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है? आप लोग बताओ, जैसे कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई चैरिटेबल संस्थान है, क्या वहाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चाहिए क्या वहाँ पर भी विजन सेट करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी को लागू करना है, और क्या वहाँ पर भी उन स्ट्रैटेजी में करेक्टिव एडजस्टमेंट करने हैं, क्या वहाँ करने होंगे क्या? जवाब दो मुझे आप लोग, सोचो, लॉजिकली सोचो। एक एजुकेशनल संस्थान है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसको ज़रूरत पड़ेगी? एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है? एक सरकारी एजेंसी है, क्या उसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है? आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए, क्या, कि सर करना है। अभी तो आपने शुरू में बोला हम और आप भी नॉर्मली स्ट्रैटेजिक बना रहे हैं और स्ट्रैटेजी को मैनेज करना सीखना है हम लोग को, तो नॉट फॉर प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी तो जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही सबका मिशन होता है, प्रॉफिट ही सबका विजन होता है भाई, कुछ और विजन के साथ भी तो वो आगे बढ़ सकती है ना।
अब एजुकेशनल संस्था का विजन मिशन ये हो सकता है कि वो सबको पढ़ाएगी, मेडिकल का हो सकता है वो सबके लिए एक अच्छा आधार तैयार करेगी ताकि फ्यूचर में कोई हॉस्पिटल्स की कमी ना मिले पड़े, या वो हॉस्पिटल का काम है मेडिसिन इधर से उधर मैनेज करना, सब कुछ करना है ना उसको, उसके भी फंक्शन है, उसकी भी एक्टिविटीज है, तो वाई नॉट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अप्लाइड देयर, वहां पर भी अप्लाई होगा। तो आंसर ये है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिवली यूज हो रहा है बाय काउंटलेस मतलब अनगिनत नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही है उसका। और उल्टा कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सरकारी संस्थाएं आउट परफॉर्म कर रही, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है प्राइवेट संस्थाओं से, प्राइवेट कॉर्पोरेशन से, किसमें? इनोवेशन के आधार पे, मोटिवेशन के आधार पे, प्रोडक्टिविटी के आधार पे, स्ट्रैटेजी को मैनेज करने के आधार पे ज्यादा अच्छा कर रही है। हमारी इंडियन ऑयल IOC ले लो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ले लो, ठीक है। BSNL का एग्जांपल पहले ले सकता था मैं, पर आजकल बेचारा पिट गया, पीछे आ गया, ठीक है। बाकी उसका एग्जांपल ले सकते थे, फाइन। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी अच्छे से मैनेज करती है चीज़ों को, इनोवेशंस लेकर आती हैं, मोटिवेशंस इसमें स्ट्रांग होते हैं, प्रोडक्टिविटी इनकी हाई होती है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्यारा होता है। सो बहुत सारी ये संस्थाएं ना आउट परफॉर्म कर गई है किसको? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैसे स्ट्रैटेजी बनी, देखो क्या लिखा है। एक बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव आया है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट बहुत बदला है अभी एजुकेशन मार्केट में, और आजकल लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, किसको? स्टूडेंट्स को। आपने देखा भी है, ठीक है, ऐड आते हैं अलग अलग की, ओलंपियाड्स होते हैं, वो सब स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है ना, वो स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। फिर आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट, जैसे मैं और आप कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट आने से क्या हो गया? कंप्यूटर और इंटरनेट आने से एजुकेशन का डिलीवरी सिस्टम बड़ा चेंज हो गया, और जो इस पे नहीं आ पाया वो पीछे रह जाएगा बेचारा, और जो इस पे अपडेट हो गया, जो इस पे आ गया, जिसने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, वो आराम से काम करेगा, ठीक है। हम लोग लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे लाइव, मस्त तरीके से चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई डाउट है आप पूछ रहे हो, दैट इज़ वेरी परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज एजुकेशनल डिलीवरी सिस्टम में अच्छा खासा चेंज आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो एजुकेशन वालों के लिए स्ट्रैटेजी थी। अब मेडिकल वालों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है क्या? है सर, कहाँ कहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखो, हॉस्पिटल्स भी आजकल नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पता है, क्योंकि आजकल डायग्नोसिस बहुत एडवांस हो गया भाई, चीज़ों को फटाफट से डायग्नोस कर लिया था, हाथों हाथ रिपोर्ट हो जाती है, हाथों हाथ पता चल जाए भाई तू मरने वाला है, कैंसर है तुझे, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं, क्रॉनिक मतलब जो खतरनाक डिजीज हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट आसानी से होने लग गया आजकल। तो हॉस्पिटल को स्ट्रैटेजी बनानी कि कैसे जल्दी से डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। फिर हॉस्पिटल स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है? हॉस्पिटल स्ट्रैटेजी बनाता है कैसे? फिजिशियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, भाई 1 साल तक हम आपको हमारे यहाँ रख रहे हैं, कहीं और नहीं देखोगे, ठीक है। तो रिन्यू कराता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, डीप कोलैबोरेशन करता है उनके साथ, करना भी जरूरी है आजकल। फिर हॉस्पिटल एक बैकवर्ड स्ट्रैटेजी भी अपनाता है। बैकवर्ड मतलब हॉस्पिटल का काम टेक्निकली तो सिर्फ हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन उसने क्या किया? उसने एम्बुलेंस भी अपनी चालू कर दी। जो काम जनरली पहले क्या होता था, हॉस्पिटल पहुंचाने का काम एम्बुलेंस का होता था, पर एम्बुलेंस हॉस्पिटल वाले की नहीं होती थी, तो बाहर वाली एम्बुलेंस एजेंसी होती थी, वो पहुंचा देते थे। अब तो हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस भी है। उसने जो पीछे वाला काम होता था हॉस्पिटल तक पहुंचने वाला, वो भी अपने हाथ में ले लिया। फिर पहले जांचें कहीं और होती थी, हॉस्पिटल में सिर्फ इलाज होता था, जांचों का काम भी वहीं शुरू कर दिया उसने, तो उसने ये स्ट्रैटेजी लगाई। तो ये इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्ट्रैटेजी। अभी पढ़ेंगे अपन, आएगी आगे चैप्टर में, कि एम्बुलेंस का काम भी उसी ने संभालना शुरू कर दिया। वेस्ट को डिस्पोज भी आजकल वही लोग कर देते हैं, डायग्नोस का काम भी वही कर लेते हैं। तो पूरा स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप भी चेंज हो गया। हेल्थ केयर में भी क्या आ गया है? हेल्थ केयर में भी इंटरनेट घुस गया है। कैसे सर? मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाती है आजकल, मेडिसिन प्रिस्क्राइब डॉक्टर घर बैठे बैठे भी कर देता है, ऑनलाइन प्रिस्क्राइब कर देता है, अपन उससे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। कोविड के ज़माने में तो ये हुआ ही हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजीज जिन हॉस्पिटल्स ने अपनाई, जिन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, जो वो इसी ज़माने पे रह गए, पुराने पे वो पीछे रह गए। तो दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर सरकारी एजेंसीज में भी चाहिए होता है क्या? सरकारी एजेंसी भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए, सरकार की एजेंसी देश के हित में बनी हुई है ना। तो सेंट्रल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट वाली, म्युनिसिपल एजेंसी वाली, पब्लिक सेक्टर यूनिट, डिपार्टमेंट, इन सबको भी फॉर्मुलेट करनी है, इन सबको भी इंप्लीमेंट करनी है, इन सबको भी इवैल्यूएट करनी है स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये लोग तो टैक्स पर हमारा पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो इस पैसे का तो बहुत सिस्टमैटिक इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव वे में इस्तेमाल होना चाहिए, पहला पॉइंट। पर हाँ, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पर जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है। ऑटोनॉमी मतलब इतनी छूट नहीं होती है। वो पॉलिटिकल दबाव में रहते हैं, पॉलिटिशियंस के दबाव में रहते हैं, एज कम्पेयर टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो कहते हैं मैनेजर के पास छूट होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजर के पास, कि वो जो स्ट्रैटेजी बनाना चाहे बना सकता है। वो दिमाग वाला बंदा वो है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे वो बैठा तो वो बनाएगा स्ट्रैटेजी।
सरकारी में क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा वो अपना कौन सा बंदा था जो ये सारी वैक्सीन बना रहा तो भाग गया यहाँ से, ठीक है, पूना वाला जो था, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर उसको बहुत लग रहा था, इतनी ऑटोनॉमी थी नहीं थी उसके हाथ में। फिर और भी दिक्कतें क्या होती है पब्लिक में, पब्लिक एंटरप्राइज अपने आप को हर कहीं डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती, जो अनरिलेटेड बिजनेसेस है उसमें नहीं जा सकती बिना परमिशन के, वो मर्ज नहीं हो सकती इतनी आसानी से दूसरी फर्म के साथ अगर भले लॉस में चल रही हो। प्लस मैंने आपको बोला था लेजिस्लेटर, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, उनका कंट्रोल रहता है यहाँ के डिसीजन पे, रिसोर्सेज पे। इश्यूज ज़्यादातर पॉलिटिकलाइज हो जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा चॉइसेस बचती नहीं है। बाकी तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर ढंग से मैनेज करो ना तो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देती है, लेकिन वही लेजिस्लेटर्स और पॉलिटिशियंस के दबाव में इतना बेटर काम नहीं कर पाती। तो ये जो सारे क्वेश्चंस अपने छोटे छोटे पढ़े ना 6.3, 6.2, ये आपको 2 नंबर में करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, 2 करेक्ट इनकरेक्ट भी आते हैं जनरली एसएम में, पक्का नहीं है पर आते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में करेक्ट इनकरेक्ट हो जाते हैं। फिर ये जनरल 3 नंबर में आ सकता है। एक लाइन बोल सकता है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत तो आपको इन लाइनों से ही करनी है, क्या कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है बहुत सारी नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। इनफैक्ट उल्टा है कि मैंने नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आउट परफॉर्म किया, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, इनोवेशन के आधार पर, मोटिवेशन के आधार पर, प्रोडक्टिविटी के आधार पर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आधार पर। और फिर जिस टॉपिक के बारे में पूछेगा, एजुकेशन के बारे में पूछेगा एजुकेशन, मेडिकल के बारे में पूछेगा मेडिकल, या गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछेगा तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स। क्लियर, फाइन। तो विद दिस इतना सा चैप्टर था ये चैप्टर 1, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर ही चैप्टर 1 है, विच इज ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 पेज का चैप्टर था हमारा, ठीक है। सो विद दिस ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है सारे। स्ट्रैटेजी पढ़ी, मैनेजमेंट पढ़ा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस पढ़ी, ठीक है। ये पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फाइन, डन। सो चलो हम एंड करते हैं ये सेशन, ठीक है, एंड विल मीट विद द 3rd चैप्टर अगेन इन द अपकमिंग सेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।